लेकिन इकरा मजबूत कैंडिडेटों में है। अगर इकरा कैंडिडेट के रूप में मैदान में आती है तो मजबूत है, वो कमज़ोरों में नहीं है। रही बात ये कि प्रदीप चौधरी जी जो हैं एक भले आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप नेता के दृष्टिकोण से प्रदीप चौधरी को कहें तो कौन सा गुण उनमें है जो ये नेता का होना चाहिए। लेकिन इस 5 साल के 4.5 साल के शासनकाल में अपने में उनकी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं इस क्षेत्र में, मैं नहीं मानता उनकी कोई भी उपलब्धि हो। उन्होंने कोई विशेष जाति के लिए भी नहीं किया, अपनी ही जाति के लिए कहाँ कर दिया, क्या कर दिया। नहीं, शामली ही जरूरी है क्या? शामली को राजधानी बना दें भाई? ये क्षेत्र और सारा कहीं गया क्या? शामली में तो पहले डिग्री कॉलेज बहुत हैं। मुझे लगा कि आप सरसावे से और कैराने तक प्रदीप जी का एक कार्यालय बता दो कहाँ है। अगर इनका कार्यालय दिल्ली है तो कितने लोग दिल्ली जाएंगे इनके पास? अभी हम कैराना लोकसभा में हैं और कैराना लोकसभा का प्रभारी इकरा हसन को बनाया गया है। ऐसे में अभी चुनाव नज़दीक है, 2024 में चुनाव होने हैं और उससे पहले क्या रणनीतियां पार्टी तैयार कर रही हैं और किस तरीके से पार्टियां अपने दांव पैंच खेलेंगी। पहले भी आपने विधानसभा चुनाव के दौरान देखा, प्रधान जी ने अपनी बातों को बड़े सटीक तरीके से रखा, उसी को लेकर बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं कैराना की जो प्रभारी बनाया गया है इकरा हसन को, किस तरीके से जांचते हैं आप इस चीज़ को, किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि पार्टियां अपने अपने दांव पेच खेलेगी। ऐसा भाजपा के पास मुद्दा रहा है हिंदू मुस्लिम का, उसको लेकर क्या बातचीत की जाएगी? क्या इकरा हसन अकेली इन सब पर भारी पड़ेगी? क्योंकि जो चुनाव हुआ है विधानसभा का उसमें तो भारी ही पड़ी है। देखिए, इकरा हसन को जो संगठनात्मक जिम्मेदारी दी है समाजवादी पार्टी ने, वो उनका बहुत एक सराहनीय कदम है और राजनीति में ऐसा होना चाहिए। ये मेरे हिसाब से इकरा हसन के लिए भी बहुत जरूरी है, पार्टी के लिए भी है, इकरा के लिए भी है। संगठन में आने के बाद में इकरा को अब क्षेत्र में घूमने का मौका मिलेगा, लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा, उनकी भौगोलिक स्थिति का पता लगेगा, उनकी हिस्ट्री की जानकारी होगी। ये सब होना बहुत ज़रूरी है। कई बार चुनाव कई बार परिस्थितियों पर, मुद्दों पर आधारित होए। चुनाव तो क्या होगा क्या नहीं है तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इकरा मजबूत कैंडिडेटों में है। अगर इकरा कैंडिडेट के रूप में मैदान में आती है तो मजबूत है, वो कमज़ोरों में नहीं है। आज के दिन जितने और सब तो क्या कहना चाह रहे थे ये बताइए भाई। दोस्तों, लगातार जो नेटवर्क है वो क्लोज है और आप अच्छे तरीके से देखते हैं नेटवर्क की क्या दिक्कतें यहाँ हैं देश में, वो तो चल ही रही है। खैर, जो भी है जी। मैं ये कह रहा था कि संगठनात्मक दृष्टिकोण से जो इकरा हसन को जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ने दी, वो समाजवादी पार्टी के भी हित में है और इकरा के भी हित में है। क्योंकि किसी भी नेता को बिल्कुल ग्राउंड से निकल के जाना चाहिए। अगर जमीन से नेता निकल के गया, लोगों के बीच में छाया हुआ है, वो तो नेता है। और नहीं तो जो हवा में आया वो उसे मैं सफल नेता नहीं था। एसी में बैठने वाला आदमी क्या गरीब किसान की दशा को देख सके? क्या बेरोजगारी को समझ सके? क्या लोगों की परेशानियों को जान सकता है? ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली दुर्गतियों को क्या जान सकता है? उसे क्या पता। तो इकरा के लिए ये बहुत शुभ संकेत है और वो मजबूत कैंडिडेट है। ऐसा भी नहीं कोई कि वो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि वो एक ऐसे घराने से आ रही है कि जिनकी कई पीढ़ियाँ इसमें लगातार काम करती चली आई। उसके बाप भी एमपी रहे हैं, बाप भी एमपी रहा है, बाप तो चारों सदनों में रहा, माँ भी एमपी रही है, भाई भी विधायक रहा है। और वो खुद अपने आप में बड़ी भावुक है, बड़ी सेंसिटिव लड़की है। व्यवहार बहुत बढ़िया है, बोलचाल बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है। फिर एक नेता कम पढ़ा लिखा और एक ज़्यादा पढ़े लिखे में, उसमें तो एक आदमी में फ़र्क तो हो ही है। पढ़ा लिखा आदमी अगर बोल लेगा, सलीके से बोल लेगा। ये लोग बाग उतने पढ़े लिखे तो है नहीं। पढ़ा लिखा आदमी होना राजनीति में बहुत ज़रूरी है आज के दिन। अच्छा, जैसे प्रदीप चौधरी अभी सांसद हैं कैराना लोकसभा से और लाखों वोटों से जीतकर यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने उनको लोकसभा में भेजा था। अब क्या लगता है उनको? तो वो तो बिल्कुल बैठे हुए हैं कि मैं तो जीता हूँ, पूरे श्योर हैं वो तो, मैं तो जीते हुए बैठा हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वोट किसी सांसद को नहीं मिलती, मोदी जी को वोट मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी को मिली, मोदी जी को मिलती हैं और उनके कार्यों से लोग खुश भी हैं। कहीं ना कहीं मनरेगा की बात हो, किसानों की बात हो, रोडों की बात हो, बिजली की बात हो, हर कार्य तो कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी भी हर कार्य कर रहे हैं। तो क्या कोई तोड़ हो सकता है, कोई ऐसा मोड़ आएगा जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो यहाँ पर? देखिए, कैराने का तो आपको इसमें तो बहुत ज़्यादा सोचने समझने की भी ज़रूरत नहीं है। रही बात ये कि प्रदीप चौधरी जी जो हैं एक भले आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप नेता के दृष्टिकोण से प्रदीप चौधरी को कहें तो कौन सा गुण उनमें है जो एक नेता का होना चाहिए? नेतृत्व के हिसाब से तो वो एक सिपाही को नहीं संतुष्ट कर सकते, नेता के रूप में एक पुलिस के सिपाही को नहीं संतुष्ट कर सकते।
तो और किसे क्या कर देंगे। प्रदीप चौधरी ने वो जो लाखों वोटों से जीते, जीतना तो कई बार परिस्थितियां हो, पता नहीं आदमी कई बार किस मुद्दे को लेकर जीत जा। ये जो चुनाव था ये मोदी के नाम का था, मोदी के नाम पे चुनाव जीता। उन्होंने अपना क्या कमाया? जो बैंक बैलेंस था उन्होंने, जो मोदी ने उन्हें दिया था उन्हें मिल गया। लेकिन इस 5 साल के 4.5 साल के शासनकाल में अपने में उनकी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं इस क्षेत्र में? मैं नहीं मानता उनकी कोई भी उपलब्धि हो। उन्होंने कोई विशेष जाति के लिए भी नहीं किया, अपनी ही जाति के लिए कहाँ कर दिया, क्या कर दिया। मेरा गांव जो पड़ता है वो, उसमें कोई एक लाइन है, बसों की लाइन है, वो है कैराना से गंगो। कैराना से गंगो बस लाइन पे करीब 30 बसें चला करती थी। अब एक भी बस नहीं है, तो बसें सारी निकल के उनके गांव के पास को जाया करती थी। उन्हें पता नहीं कि ये लोग बाकी कैसे जीवन जी रहे हैं, कितने दयनीय हाल है। बसों का क्या कारण है? कैराना का पहले भी यहाँ और भी सांसद रहे हैं और भी विधायक भी रहे हैं, लेकिन क्या दिक्कत आई कि मतलब इतना दिक्कत है आज भी बसों की? मैं देख रहा खदरे में तो बस है ही नहीं, बिल्कुल भी नाम मात्र बस है, एक दो कोई, वो भी जुट्टो ने। बसों का बड़ा कारण जो है वो रहा था सरकार की पॉलिसी, उनकी नीति। उनकी नीति ये थी कि 12 साल 10-12 साल से ज़्यादा के जिनके पास चेसिस हैं वो सब निरस्त कर दिए जाएंगे। वो डग्गा मार में जो गाड़ियां हैं उन्हें सबको जब्त कर लिया जाएगा, उनकी आरसी निरस्त कर दी जाएंगी, वो स्क्रैप में चली जाएगी। उस वजह से लोगों बागों ने अपनी बसें बंद कर दी। कुछ महंगाई इतनी होगी तेल की कि पड़ता नहीं आ पा रहा। लेकिन चलो सरकार तो सरकार है भाई, प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टर थे उन्होंने अपनी बसें बंद कर दी, तो सरकार की बसें छुड़वा देनी चाहिए। क्या ये रूट नहीं है? इस रूट पे आप रोडवेज की 4-6 बसें छुड़वा दें, रोडवेज की बसों से भी लोगों को लाभ मिलेगा। ये काम तो यही लोग तो कर सकते हैं। प्राइमरी स्कूल हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं जो राजकीय हैं, उन स्कूलों में अध्यापक नहीं है। वहाँ 1500-1500 रुपए पे गाँव की लड़कियाँ 2-2 हज़ार रुपए पे अध्यापक ही अपनी तरफ से लगा लगा के उन्हें बच्चों को पढ़वा रहे हैं। इससे फायदा क्या होने लग रहा? अस्पतालों में आप चले जाओ, वहाँ मशीन, यही ऊन हॉस्पिटल है, ऊन हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन रखी है, मेरा ख्याल के कई साल से रखी है, उनका कवर नहीं आज तक हटा, उनके डॉक्टर नहीं है। तो इन अस्पतालों से फैसिलिटी क्या क्या जनता को क्या लाभ मिल रहा है? एक सांसद क्या ये आवाज नहीं उठा सकता कि उन्हीं के सरकार में जो काम किए जा रहे हैं उन्हें कम से कम सुचारू रूप से लागू तो करवा दे? उन्हें नहीं करवा पा रहे। आप कहीं भ्रष्टाचारी जितनी बढ़ रही है, आप कहीं भ्रष्टाचारी के खिलाफ नहीं बोलते। ये तो इन्हीं का शासन है। इन्हीं के शासन में अगर भ्रष्टाचारी बढ़ रही है तो आप उस आदमी को पकड़ते क्यों नहीं? कोई एक अधिकारी अगर भ्रष्ट हो रहा है तो उसको उसे जलील तो करें, उसके पास पहुंचे, लोगों की सुनवाई करें। आप पहले नेता हुआ करते थे, हमने देखा नेताओं का कि वे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेन कस्बों में, मेन शहरों में जगह जगह पे अपना कार्यालय बनाया करते थे, और वहाँ वे हफ्ते में या महीने में या 15 दिन में एक बार बैठते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे, उनका निराकरण करते थे। मुझे लगा कि आप सरसावे से और कैराने तक प्रदीप जी का एक कार्यालय बता दो कहाँ है। अगर इनका कार्यालय दिल्ली है तो कितने लोग दिल्ली जाएंगे इनके पास मिलने के लिए? तो प्रदीप जी को अगर तो बैठ रहे हैं ना, शामली आकर बैठते हैं, हर शुक्रवार को बैठते हैं, समय दे रहे हैं शुक्रवार को, और उन लोगों से बताया भी है, अपने माध्यम से उन्हें ट्वीट भी किया है, फेसबुक और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी डाला है कि मैं हर शुक्रवार को शामली में आता हूँ। हाँ, अगर सत्र चल गया तो अलग बात है, लेकिन हर शुक्रवार को आकर बैठते भी है, मैंने देखा भी है, बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए भी जाते हैं। तो क्या कारण है? कैराना को नहीं चुना उन्होंने, इधर थाना भवन नहीं बैठते, शामली को ही क्यों चुना गया? क्या कैराना में अभी वो दिक्कतें हैं? उनकी मर्जी की बात है। जो फैसिलिटी उन लोगों को चाहिए वो हो सके शामली में ही मिल रही हो, कैराना, झिंझाना, गंगो में उन्हें ना मिलती हो, या सरसावा में ना मिलती हो। उनका केवल शामली तो नहीं है, और शामली इतनी दूर पड़ती है कि आम आदमी जिनके पास साधन नहीं है, आज बसें वगैरह नहीं है, उनके पास सबके साधन नहीं है, कैसे शामली पहुंचे? क्या इसे और नजदीक नहीं कर सकते क्या? एक एमपी के जुम्मे और काम क्या है? क्या वो भैंस नुहाते हैं अपनी, या घर का काम करते हैं, हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलावे, क्या क्या काम कर रहे हैं, या कहीं बच्चे पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? काम तो केवल राजनीति है, लोगों की समस्याओं का तो निराकरण करना, और उन समस्याओं को निराकरण नहीं कर पा रहे आप शामली में जाके बैठ गए। तो शामली भी बैठ लें आप। शामली के अलावा और भी तो बहुत सारी जगह पड़ी, वहाँ भी बैठना चाहिए उन लोगों को। मैं तो देखो इसी पक्ष का आदमी हूँ, मैं प्रदीप जी का कोई घोर विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी भाजपा का विरोधी नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का पक्षधर नहीं हूँ, मैं समाजवादी का विरोधी नहीं हूँ, मैं लोकदल का पक्षधर नहीं हूँ। मैं तो एक जनता का आदमी हूँ और सामाजिक आदमी हूँ, सामाजिक बात करता हूँ, और हम विकास के आदमी रहे, विकास की ही बात करते हैं। हमने विकास के काम किए भी हैं।
अगर हम ना करते तो बात एक अलग थी, लेकिन काम तो होता है अगर कोई करने वाला हो। एक एमपी में इतनी बड़ी ताकत है, एमपी पार्लियामेंट में बैठ के अपने क्षेत्र की आवाज़ को बड़ा बुलंद तरीके से आप उठा सकता है और उसे हल भी करवा सकता है। लेकिन जब कोई करना ही ना हो, मुझे आज तक प्रदीप जी कभी बोलते हुए पार्लियामेंट में नहीं सुने। मैं एक वीडियो देख रहा था एक दिन उनका, आप कह रहे हैं कि बोलते हुए देखे, उन्होंने केंद्रीय विद्यालय की मांग की है कि केंद्रीय विद्यालय और वो भी शामली में बने, कानपुर की बजाय शामली में बने। बच्चों के लिए सैनिक विद्यालय की मांग कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय भी अब शामली में बन गया है। तो क्या लगता है आपको, क्या कारण रहे होंगे? हाँ, किसानों का मुद्दा अलग बात है, लेकिन वो आवाज़ तो उठा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय के लिए, उन्होंने आवाज़ भी उठाई है। नहीं, शामली ही जरूरी है क्या? शामली को राजधानी बना दें भाई? ये क्षेत्र और सारा कहीं गया क्या? शामली में तो पहले डिग्री कॉलेज बहुत हैं। आप ऊन में बनवा दो ना, आप ऊन झिंझाना बनवा दो, आप गंगा बनवा दो, आप थाना भवन बनवा दो। आप ऐसे रूरल एरिया में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ ये चीज़ क्यों नहीं बनवाते? मैंने जब अपने गांव में शुगर मिल की शुरुआत करी ना लगवाने की इसकी, तब बहुत सारे लोगों ने कहा कि शुगर मिल वहाँ लगवा रहे, वहाँ तो न रेलवे लाइन है, ना सड़क है, कुछ भी नहीं है, ये ऐसी जगह लगना चाहिए। हम इस बात पर अड़ के खड़े हो गए थे कि साहब वहाँ तो सब कुछ है, होना तो वहाँ चाहिए ना जहाँ कुछ भी नहीं है। सड़क जब मिल आवेगा तो सड़क भी बनेगी, रेलवे लाइन भी होंगी, सब कुछ होगा, हर फैसिलिटी होगी। वो नहीं हुई उतनी जितनी हम चाह रहे थे, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या ग्रामीण क्षेत्र में लोग नहीं बसते क्या? संवैधानिक अधिकार की मेरा भी हो, शामली में तो सब चीज़ है। शामली में ही जब महंगी पढ़ाई के लिए वहाँ जाना पड़ेगा इतनी दूर, तो आप इसे सुलभ कर दें, आप इसे और नज़दीक कर दें, इसे ग्रामीण क्षेत्र में ले आवें। अब वहाँ के लिए क्यों नहीं लड़ते आप? ये जो राजकीय डिग्री कॉलेज है आपका, ये राजकीय महाविद्यालय आप बना रहे हैं या बालिका बना रहे, या आप कोई एम्स टाइप बना रहे, तो आप ग्रामीण क्षेत्र में बनावें। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले सायर शेर सपूत। आप उस लीक पे क्यों चल रही है? अब लीक से हट जावे कि शामली शामली में वोट है क्या? वोट तो और भी सब जगह होंगे ना। प्रदीप जी वो काम करें, अभी इनके लिए समय है तो कुछ तो करें। मैंने तो ये देखा, मेरे यहाँ की सड़क लग रही बनने, भाई साहब सड़क बनते बनते सालों तो हो लिया, लोगों की दुर्गति हो रही, मोटरसाइकिल नहीं निकलती, कारें नहीं निकलती, और जहाँ थोड़ी बहुत बनी वो बनने से पहले टूट ली। कहीं कहीं की ऐसी सड़कें हैं जब पूछे कि भाई यहाँ को तो निकलना ही भारी है, ये क्यों नहीं बन पा रही है, कि नहीं तो एमपी साहब या उनके लोग बाग ये कह रहे, इंजीनियर कह तो नेट पर नहीं है। अरे नेट पर तो आज घेतों की पगडंडियाँ है, वो क्यों नेट पर नहीं है भाई? आप नेट पर चढ़ा लो। ये हो रहा है भाई। देखिए शामली तो अपने आप में खुद सक्षम है, शामली में हर चीज़ है, हर फैसिलिटी है। अब शामली से बाहर भी तो निकल लो ना, दे दो आप शामली को भी जो दर्जा देना चाहते हो, उस दर्जा दे दो, शामली से अलग भी आ जाओ आप। ये तो इतना रूरल एरिया पड़ा, चौसाना का इतना बड़ा एरिया है जो जहाँ कुछ भी नहीं है, एकमात्र एक इंटर कॉलेज भी वो भी प्राइवेट है। आप ऐसी जगह बनवा दो, ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़ें, गरीब गरीब बच्चे पढ़ें, देश को आप एक नई दिशा दें, एक नई सोच दें। मेरा तो मानना ये है। अच्छा, इकरा सर को जब प्रभारी बनाया गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा, किस तरीके से आप देख रहे हैं? 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, आपने 22 के चुनाव की कैंपेनिंग उनकी देखी, हालांकि नाहिद हसन अब भी यहाँ नहीं है और उस समय भी नहीं थे, उस समय जेल में थे, और अभी भी वो कैराना विधानसभा भी देख रही हैं, अब लोकसभा की जिम्मेदारी भी उनके पास आ गई है। किस तरीके से भविष्य देख रहे हैं? आने वाला समय कैसा लग रहा है आपको? मुझे आने वाला समय इकरा का ही स्पष्ट दिख रहा, बड़ा उसका सितारा बुलंद है उस लड़की का, उसकी मेहनत भी है, करती भी है। भाई साहब मैं तो विकास का आदमी हूँ, जानता हूँ ये सब चीज़, बहुत सारे नेता देखे, बहुत देखे, हम शुरू से ही देख रहे। कुछ लोग अच्छे भी मिले, राजनीतिक जीवन काफ़ी लंबा रहा, बहुत बड़ा नहीं रहा तो बहुत छोटा भी नहीं रहा, मीडियम सा ऐसा रहता रहा कि हम लोगों में, अधिकारियों में, नेताओं के बीच में जुड़े रहे, उनकी एक कड़ी तो बने रहे। लेकिन काम करवाने की कैपेसिटी जो इकरा की है वो बिरले लोगों की है मेरे, और उसने वे काम करवा भी दिए, चुटकियों में करवा दिए। जिन कामों के लिए हम नेताओं के पीछे पीछे फिरो गए पहले, या करवा दो ये करवा दो, कोई भी नहीं करवाता, मात्र अपने तक ही सीमित है आदमी। यार किसी और के लिए भी जी के देखो, अपने लिए तो दुनिया जीतती है, जीना तो लोगों के लिए है। जब हम लोगों ने चुना है, अपना प्रतिनिधि बनाया, तो उसे करें। तो आज इकरा इन सब में भारी है और भविष्य इकरा का बड़ा उज्जवल है। ज्योतिषी तो मैं कह रही कि